वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। ये सभी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आज के जो टॉपिक है मैं आपको बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर आप एक बार इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसी वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीज़ें याद हो ही जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला है एल्काइल समूह। पेपर में पूछा जाता है एल्काइल समूह किसको कहते हैं। तो जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है, यानी एल्केन यानी जैसे हमारे पास CH4 था और इस CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बना, CH3। बस इसी बनने वाले समूह को हम क्या बोल देते हैं, एल्काइल समूह कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या लिखा है, जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है तो प्राप्त समूह एल्काइल समूह कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया CH4 में से एक हाइड्रोजन हम हटा दें तो बनने वाला समूह एल्काइल समूह कहलाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास C2H6 है, ये भी एक तरह का एल्केन है, इसमें से अगर एक हम हाइड्रोजन हटा दें तो बनने वाला समूह यानी C2H5 भी एल्काइल समूह है। ठीक है, जैसे CH3 नाम क्या है इसका, मिथाइल समूह, और C2H5 इसका नाम क्या है, इथाइल समूह। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाता है एल्काइल समूह किसको कहते हैं, तो क्या बताना है, जब किसी एल्केन के अंदर से कोई हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है तो बनने वाला समूह एल्काइल समूह कहलाता है। जैसे CH3 जिसका नाम मिथाइल है और C2H5 जिसका नाम इथाइल है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट है अपर रूप। देखिए ध्यान से समझिए, अपर रूप, अपर रूप का मतलब होता है कि कोई तत्व या फिर यौगिक जितने रूपों में पाया जाता है उन सभी रूप को हम क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। यानी कोई तत्व जितने भौतिक रूपों में पाया जाता है उसके वो क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, यानी कार्बन के कितने अपर रूप हैं, 3 अपर रूप हैं। कौन कौन से, पहला कार्बन डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है, दूसरा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है और तीसरा बकमिंस्टर फुल्लेन के रूप में पाया जाता है। तीनों पूछे जाते हैं पेपर में। किस तरह से क्वेश्चन आता है कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं, तो जवाब देना है 3। कौन कौन से, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिंस्टर फुल्लेन जिसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ बातें और ध्यान रखनी है आपको इनके बारे में। जैसे पेपर में आता है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो डायमंड। डायमंड होता क्या है, कार्बन का एक रूप होता है। ठीक है, और ये सबसे कठोरतम पदार्थ है। नेक्स्ट ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक अपर रूप है, ये विद्युत का सुचालक होता है जबकि यह एक अधातु है। यानी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। अब चूंकि ये एक्सेप्शन है इस वजह से एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। पेपर में किस तरह से आता है, पेपर में पूछा जाता है कि कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का सुचालक होता है, तो क्या जवाब देना है, ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा रूप होता है जो विद्युत का सुचालक रहता है। नेक्स्ट C60 की संरचना फुटबॉल की आकृति की होती है। अब सवाल यह है कि ये एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कार्बन का किस रूप की आकृति, यानी कार्बन के किस रूप की या फिर अपर रूप की आकृति फुटबॉल की जैसी होती है, तो क्या जवाब देना है, C60 जिसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फुल्लेन। यानी बकमिंस्टर फुल्लेन कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जिसकी आकृति फुटबॉल की जैसी होती है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक। देखिए नाम से ही पता लग रहा है आपको, कार्बनिक मतलब कार्बन और यौगिक मतलब यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एल्कोहल, जैसे एल्केन और एल्कीन। इसके अलावा एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। इसी वजह से इन सभी को क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। बस नाम से आपको ध्यान रखना है, कार्बनिक यौगिक का मतलब है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए नाम से ही पता लग रहा है योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। यानी इस अभिक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक यौगिक को बना देते हैं। यानी जुड़ने वाले दो या दो से ज़्यादा होते हैं लेकिन बनने वाला एक होता है। यानी हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से ज़्यादा परंतु उत्पाद एक होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। अब सवाल यह है, देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना कि योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा दिखाई जाती है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया को नहीं दिखा सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही दिखा सकते हैं। असंतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हीं को हम असंतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त के अंदर ही योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए क्या है, इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जुड़कर, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जुड़ जाता है और उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी योगात्मक अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे ये एथिलीन है, ये कैसी हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब इसकी ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसा यौगिक है? ये आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, यानी ये संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्या क्या चीज़ें आपको इस अभिक्रिया में ध्यान रखनी? इस अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं परंतु उत्पाद आपको एक ही दिखेगा। जैसे यहाँ दो अभिकारक हैं परंतु उत्पाद आपका एक ही है। इस अभिक्रिया या यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं दिखा सकते, इसको केवल और केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही दिखा सकते हैं। ठीक है, और होता क्या है, इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी असंतृप्तता खत्म हो जाती है, वो संतृप्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, बहुलीकरण। देखिए बहुलीकरण में होता क्या है? बहुलीकरण यानी इसमें होता क्या है कि बहुत छोटे छोटे अणु या फिर हम कह सकते हैं सरल अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक जटिल अणु का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? बहुलीकरण कहा जाता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें बहुत सारे सरल अणु मिलकर उच्च ताप तथा दाब पर एक जटिल अणु का निर्माण कर देते हैं। यानी किसका निर्माण करते हैं? एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण। एक बात और ध्यान रखनी है कि सरल अणु जो जुड़ रहे हैं उनको एकलक, और जुड़ने के बाद जो जटिल अणु बना उसको बहुलक कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इथिलीन के बहुत छोटे छोटे अणु, बहुत ज़्यादा अणु आपस में मिलकर उच्च ताप और दाब पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉलीथीन में। अब ये जो बना इसको बहुलक कहा जाता है, और जिनसे बना यानी इथिलीन के जो छोटे छोटे या सरल अणु थे उनको एकलक कहा जाता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखिए, C2CHCl विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड यानी बहुत सारे विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़कर PVC का निर्माण करते हैं जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। ये एक बहुलक है, यानी ये आपका बहुलक है, और ये क्या है? एकलक। यानी जो आपस में जुड़ रहे हैं उनको एकलक, और जुड़ने के बाद जो बना उसको बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट, दहन या ज्वलन। देखिए ज्वलन या दहन का मतलब होता है जलना, यानी इसमें पदार्थ क्या होता है? जलता है। जलने के बाद क्या बनाता है? तो जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो हमेशा तीन चीज़ें बनाता है। कौन कौन सी? एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी जलवाष्प, और तीसरी ऊर्जा बनाता है। और इसी अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, दहन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। यानी हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जलवाष्प बनाते हैं, और इसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण भी करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दहन या फिर ज्वलन कहते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर
कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ऊर्जा बनाता है। देखिए, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला और क्या क्या बना है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जलवाष्प और तीसरा हीट यानी ऊर्जा इसने बनाई। यानी जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का दहन किया जाता है तो हमेशा तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ऊर्जा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, दहन या फिर ज्वलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण में भी क्या होता है, ऑक्सीकरण में भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, लेकिन दहन में पूर्णतः दहन होता है, जबकि ऑक्सीकरण में आंशिक दहन होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, आंशिक दहन होता है। जब दहन होता है तो उसमें तीन चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट है। लेकिन ऑक्सीकरण में एक नया पदार्थ देखने को आपको मिलता है। ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको ध्यान से याद रखनी है। यानी ऑक्सीकरण और दहन दोनों में ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, लेकिन जब दहन किया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊर्जा बनती है। यानी हमेशा ये तीन पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो एक नया पदार्थ मिलता है। जैसे ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में आंशिक दहन होता है। बता ही चुका हूँ आपको, ऑक्सीकरण के लिए एक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, K2Cr2O7 भी एक ऑक्सीकारक है। अब सवाल यह है, ऑक्सीकारक किसको कहा जाता है? तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन को देते हैं। यानी ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं या ऑक्सीजन देते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, दिखाया, देखो, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के रूप में किस किस का इस्तेमाल करते हैं, KMnO4, इसके साथ साथ K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप इसको इस्तेमाल कीजिए या इसको इस्तेमाल कीजिए, ये दोनों ही ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, जैसे जब इथेनॉल को KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, KMnO4 क्या होते हैं, ऑक्सीकारक, क्या देते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं। जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है किससे, KMnO4 से, तो ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इथेनोइक अम्ल बनाता है। ठीक है, जबकि अगर इसी इथेनॉल का हम दहन करें तो आपको क्या क्या मिलेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और दूसरा हीट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के ऑक्सीकरण से आपको क्या मिलता है, इथेनोइक अम्ल मिलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, यकीन मानिए सभी ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं और अक्सर इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से और सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी मॉडल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यहीं से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।